हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मृणालिनी जी की दो बहुएं होती हैं, छोटी बहू आरोही और बड़ी बहू चकोर। आरोही की जेठानी चकोर ने सिर्फ चौथी कक्षा तक पढ़ाई की होती है और आरोही एक पढ़ी लिखी लड़की होती है जो एक बड़ी पोस्ट पर नौकरी कर रही होती है। चकोर के काम पढ़े लिखे होने के कारण उसे हर कोई ताने कसता रहता। एक दिन जब घर पर एक कुरियर आता है तभी, अरे चकोर बहू, जरा देख तो किसका कुरियर आया है, किसी ने मंगवाया है और क्या मंगवाया है। उस बक्से के ऊपर नाम लिखा होगा। लेकिन बॉक्स पर अंग्रेजी अक्षरों में नाम लिखे होने के कारण चकोर को पढ़ने में काफी दिक्कत होती है। बी एल, नहीं, ये तो एम है। नहीं, ये क्या लिखा है। तभी वहां पर आरोही आती है और चकोर के हाथ से वो बॉक्स छीनते हुए कहती है, भावेश लिखा है इस पर। ये मेरे पति का कुरियर है। आपको इतनी सी भी इंग्लिश पढ़ने नहीं आती क्या भाभी? लानत है आप पर। मेरी किस्मत ही फूटी है जो मुझे एक अनपढ़ जेठानी मिली है। वैसे आप कितनी कक्षा तक पढ़ी हैं या फिर कभी स्कूल में गई ही नहीं? नहीं आरोही, मैं स्कूल में गई हूँ ना। मैं चौथी तक पढ़ी हूँ, लेकिन चौथी कक्षा में थी तभी मेरे बाबा का देहांत हो गया और फिर गरीबी के कारण मजबूरी में मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जो भी हो, अब इस बात को तो कोई नहीं बदल सकता कि तू ठहरी एक नंबर की अनपढ़। अरे तू कहाँ और आरोही बहू कहाँ? जाकर चाय बना कर ला। तेरी दुनिया वही रसोई में ही है चकोर बहू। तू बस चूल्हा चौका करने के लायक ही है। हाँ। चकोर को मृणालिनी की ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चुपचाप रसोई के अंदर चली जाती है। फिर एक दिन जब वो चकोर का पति हेमंत अपना टिफिन घर पर ही भूल जाता है तब, अरे ये क्या, हेमंत जी तो अपना टिफिन यहीं भूल गए। मुझे उन्हें टिफिन देने ऑफिस जाना चाहिए, वरना आज फिर वो कैंटीन में खाना खा लेंगे और फिर से उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। चकोर टिफिन लेकर हेमंत के ऑफिस में जाती है और वहां जाने के बाद वो सबसे पूछने लगती है, ओह बहन जी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि हेमंत जी के केबिन कहाँ है? ओही अनपढ़ गंवार, बहन जी होगी तू। मैं एक मॉडर्न और पढ़ी लिखी लड़की हूँ। अरे गाइस, ये तो हेमंत की वाइफ है लगता है। ये इतनी अनपढ़ है, ये पता नहीं था यार। और तो और इसके बदन से मसालों की बदबू भी आ रही है। तुम यहाँ, तुम्हें किसने कहा था यहाँ पर आने के लिए और मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए? जी वो चकोर को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और हेमंत भी उसे घर आने के बाद बहुत सुनाता है, जिसके बाद वो बहुत रोती है। तभी वहां उसके पास उसका ससुर बृजमोहन आता है और वो उसके हाथ में एक बुक, पेन और स्कूल बैग थमाता है। ये क्या है बाबूजी? अरे ये तेरी नई शुरुआत है चकोर बहू। तू अब स्कूल जाएगी और पढ़ेगी लिखेगी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? हाँ चकोर बहू, बस बहुत आंसू बहा लिए तूने अपने तिरस्कार के। अब सबको जवाब देने की बारी आ गई है। तेरा एडमिशन मैंने कर दिया है। अब तू स्कूल जाएगी और खूब पढ़ेगी। धन्यवाद बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चकोर अगले दिन स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के लिए निकलती है। तभी मृणालिनी, आरोही, हेमंत और आरोही का पति सूरज हैरान रह जाते हैं। ये क्या जेठानी साहिबा, चली स्कूल? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या चकोर बहू? तुम्हें इस उम्र में स्कूल जाते हुए शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे अनपढ़ होने के कारण पहले ही हमें कम शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ती, ऊपर से अब तुम स्कूल जाकर और इज्जत मिट्टी में मिलाओ। लोग हम पर हंसेंगे। अरे जब तू स्कूल जाएगी तब घर का काम कौन करेगा? अरे चुप, एकदम चुप। मृणालिनी, आरोही बहू और हेमंत, चकोर स्कूल जाएगी और उसे कोई नहीं रोक सकता है। आरोही बहू जब ऑफिस जाती है तब उससे कोई नहीं पूछता कि काम कौन करेगा, तो अब चकोर बहू से क्यों पूछा जा रहा है? और माँ, अगर चकोर बहू पढ़ना चाहती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। सूरज और बृजमोहन दोनों चकोर को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वहीं मृणालिनी, आरोही और हेमंत के चेहरों पर 12 बज जाते हैं। चकोर जब स्कूल जाती है तभी उस पर सभी बच्चे हंसते हैं, लेकिन वो उस बात का बुरा नहीं मानती और वो उनके साथ फिर भी दोस्ती करने लगती है। अब धीरे धीरे चकोर को पढ़ने लिखने आने लगता है, लेकिन देवरानी आरोही से अपनी जेठानी को स्कूल जाते हुए देखना कुछ सहन नहीं होता, इसीलिए वो उसके स्कूल जाने में बाधाएं डालने लगती है।
मैं चकोर को स्कूल जाने नहीं दे सकती, क्योंकि अगर वो स्कूल गई ना तो मुझसे भी आगे निकल जाएगी और फिर मैं इस घर को अपने काबू में नहीं कर पाऊंगी। मुझे उसके स्कूल जाने के रास्ते के लिए काली बिल्ली बनना ही होगा। चकोर रात भर जाकर अपना साइंस प्रोजेक्ट मॉडल बनाती है, लेकिन आरोही उसे 1 मिनट में तोड़ देती है, जिस कारण चकोर को स्कूल में टीचर से डांट पड़ती है। ये सब क्या है चकोर? तुम ना तो होमवर्क करती हो, ना जल्दी स्कूल आती हो, और अब आज साइंस प्रोजेक्ट भी नहीं लाई। मैं तुम्हें मार्क्स नहीं दूंगी। जाओ, बाहर खड़ी रहो जाकर। बेचारी चकोर को पूरे दिन क्लासरूम के बाहर खड़े रहना पड़ता है। फिर एक दिन आरोही चकोर के फाइनल एग्जाम्स के दिन चकोर के स्कूल के चपरासी को पैसे देकर उससे चकोर को वॉशरूम में बंद करने को कहती है। अरे कोई है क्या? अरे कोई है? दरवाजा खोलो, मेरा आज फाइनल एग्जाम है। मुझे एग्जाम लिखनी है। मुझे एग्जाम लिखनी है। हे भगवान, ये किस मुसीबत में फंस गई मैं। चपरासी कहाँ चला गया? कोई सुन भी नहीं रहा मेरी आवाज। कोई है? चकोर चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल पाता और एग्जाम खत्म हो जाते हैं। चकोर इस एग्जाम में फेल हो जाती है, जिस कारण उसे फिर से रीटेस्ट देने पड़ते हैं। ऐसे ही आरोही चकोर के एग्जाम्स में मुश्किलें डालती रहती है, लेकिन हर बार चकोर हर मुसीबत को मात देकर आगे निकलती है और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और चकोर एक काबिल लॉयर बन जाती है। और तभी आरोही के बॉस ने उसके साथ छेड़खानी की होती है, जिस कारण आरोही बहुत घबराई हुई होती है। उसने मेरे साथ छेड़खानी की माँ जी, और मैं कुछ नहीं कर पाई। कोई लॉयर मेरे केस लड़ने को तैयार नहीं है। क्योंकि सिसोदिया एक बहुत अमीर और पावर वाला आदमी है। डोंट वरी आरोही, मैं लड़ूंगी तुम्हारा केस, फिर चाहे कोई सिसोदिया को उसके पिताजी भी हो, मैं डरूंगी नहीं। चकोर अपनी देवरानी का केस लड़ती है और वो उसे इंसाफ दिलाती है। सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाता है, जिसके बाद आरोही को अपने सारे गुनाहों का एहसास हो जाता है और वो चकोर से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो चकोर भाभी, आपको नहीं पता, लेकिन मैंने आपके साथ पिछले कुछ सालों में बहुत बुरा किया है, जलन के मारे, गुस्से के मारे, और पता नहीं क्यों। लेकिन आज जब पूरी दुनिया ने मुझ बेसहारा औरत की मदद करने से इनकार कर दिया, तब आपने मेरा साथ दिया। आप जैसी जेठानी भगवान हर देवरानी को दे। बस अब नो मोर आंसू। मेरी प्यारी देवरानी, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। अरे अंत भला तो सब भला। हमने जिस औरत का हमेशा मजाक उड़ाया और जिसे अनपढ़ कहा, आज उसी ने हमारे घर की इज्जत बचा ली। माफ तो मुझे भी कर दे चकोर बहू, मैंने हमेशा तुझे ताने दे देकर कमजोर समझा। और मुझे भी माफ कर दो चकोर, तुम्हारा साथ देने की जगह मैं तो तुम्हारे पढ़ने के खिलाफ ही रहा हमेशा से। चकोर सभी को माफ कर देती है और वो आरोही को अपने गले से लगाती है और इस तरह देवरानी जेठानी एक हो जाती हैं और फिर पूरा परिवार खुशी से साथ साथ रहने लगता है। जीवनपुर कहकर एक गांव में नैतिक नामक एक गरीब आदमी अपनी साइकिल पर सवार होकर पुलाव बेचा करता था। वो तरह तरह के पुलाव बेचकर पूरे गांव में मशहूर था। अरे वाह भाई वाह, ये तो मजा ही आ गया भैया। इतना स्वादिष्ट मटर पुलाव तो हमने अपन जीवन में कबू खाया ही नहीं। सच यार, इतना मजेदार तवा पुलाव तो मैंने भी अपने जीवन में कभी नहीं खाया। दिल खुश हो गया। मुझे तो और एक प्लेट खाना है बॉस। इस तरह नैतिक के पुलाव सभी को बहुत पसंद आते। नैतिक अपनी बीवी विमला के साथ रहा करता था। उन दोनों को एक छोटा सा बेटा भी था, जिसका नाम कुंदन था। आए दिन नैतिक अपने पुलाव ठेले से बहुत सारे पैसे कमाने लगता है। वो हर महीने अपनी कमाई में से पैसे जुटाया करता। बस अब कुछ महीने और, उसके बाद मैं अपना खुद का होटल खोलूंगा, जिसमें मैं अपने सारे स्पेशल फ्लेवर्स वाले पुलाव बेचूंगा। जो भी हो, मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ जी कि आपका सब अच्छा ही हो। हाँ पापा, आपका ढाबा इस गांव का नंबर 1 ढाबा बनकर रहेगा, देखना। शुक्रिया मेरे छोटू हीरो। नैतिक जी तोड़ मेहनत करता और तो और अभी वो रात में देर तक रुककर पुलाव बेचता, क्योंकि उसे अपना ढाबा खोलने का सपना पूरा जो करना था। वो उस सपने के लिए हर वो मुमकिन मशक्कत करता। एक दिन जब वो विमला और कुंदन बाहर घूमने जाते हैं, तभी कुछ चोर उनके घर पर आते हैं और नैतिक के जमाए हुए सारे पैसे और उनका सब कुछ, उसकी साइकिल भी चुरा कर ले जाते हैं। जिसके बाद जब नैतिक, विमला और कुंदन घर वापस लौटते हैं, तब ये सब देखकर चौंक जाते हैं।
अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? मेरे खून पसीने की कमाई और मेरी साइकिल चोरी हो गई। जी संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। नैतिक अब बहुत चिंतित हो चुका था। इतने सारे पैसे चोरी होने के बाद उसकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। जी ये क्या हाल कर लिया है आपने अपना। टेंशन ले लेकर आपने अपनी तबीयत पूरी तरह बिगाड़ दी है। ना ठीक से खाना खा रहे हैं, ना ठीक से पी रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा जी, आप ही बताइए ना। हाँ पापा, खाना खा लीजिए ना, वरना आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। कैसे खा लूं बेटा, जब मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है? मेरी किस्मत ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, तो कैसे खाना खाऊं मैं? मेरी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों जा चुका है। नैतिक के पुलाव को पसंद करने वाले अब जब भी विमला को बाजार में मिलते तो वो उसके बारे में पूछा करते। अरे विमला बहन, कैसा है अब नैतिक? उसके हाथ के बने पुलाव की बहुत याद आती है। हाँ बहन जी, मैं तो अकेला रहता हूँ। एक नैतिक ही था जिसके पुलाव खाकर मैं अपनी भूख मिटाता था। उसके पुलाव का स्वाद और दाम दोनों सही और जबरदस्त थे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया। अब तो बस उसके पुलाव ठेले के फिर से शुरू होने की राह देख रहे हैं हम। विमला को बहुत बुरा लगता। नैतिक अब ठीक होने के बाद नौकरी ढूंढने लगता। वो खुद का ढाबा या ठेला खड़ा करने के लायक तो रहा नहीं था, इसीलिए वो अभी दूसरे के ढाबे या ठेले पर जाकर काम मांगने लगता है। भाई जी, क्या मुझे आपके ढाबे पर काम मिल सकता है? मैं बहुत अच्छा पुलाव बनाता हूँ। आप तो मुझे जानते ही होंगे। आपका बेटा भी एक बार मेरी साइकिल ठेले पर आकर पनीर पुलाव खाकर गया था। अरे चल चल, दिमाग मत सटका और अपना मुंह उठाकर निकल जाए यहां से। तुझे यहां कोई काम नहीं मिलेगा। एक पुलाव बेचकर मशहूर हुए नहीं तो महाशय खुद को हीरो समझने लगे हैं। 2 कौड़ी की औकात नहीं है और बड़ा आया डींके हाँकने। देखिए, मैंने आपसे बहुत ही अच्छे से बात की है, आप यूं बदतमीजी से क्यों पेश आ रहे हो फिर? अबे निकल यहां से। क्यों धंधे के टाइम पर भेजा फ्राई कर रहा है? बेचारा नैतिक कई जगहों पर 5 से 6 दिनों तक जा जाकर नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पर नौकरी नहीं मिलती। वो बहुत परेशान हो जाता है। पता नहीं विमला, क्या होगा अब हमारा। इतना अच्छा पुलाव बनाता हूं मैं, लेकिन मुझे किसी भी ढाबे वाले ने काम नहीं दिया। जी आप निराश मत होइए, मैंने एक काम ढूंढा है, एक स्कूल में साफ सफाई का। वहां पर तनख्वाह भी ठीक ठाक है। आधा खर्च मैं उठाऊंगी, आधा आप उठाना। इस तरह हम दोनों मिल बांटकर सब कुछ सही से संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हाँ विमला, अब बस मुझे जल्द से जल्द कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। एक दिन जब विमला और नैतिक दोनों कुंदन को स्कूल में छोड़कर एक जगह जा रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि 2 बूढ़े पति पत्नी एक गड्ढे में फंसे हुए हैं और वो दोनों मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। ये देख वो दोनों तुरंत उन्हें बचाने जाते हैं। काका काकी, आप दोनों घबराइए मत, हम दोनों आपको इस गड्ढे से बाहर निकाल लेंगे। हाँ काका काकी, बस आप दोनों हिम्मत रखिए और कस के रस्सी पकड़िए। मैं कोई कम धार वाली रस्सी ढूंढ कर लाता हूं, तब तक तुम यहीं रुको विमला। नैतिक पास के जंगल में जाकर एक कम धार वाली मोटी रस्सी ढूंढ लाता है और वो उन दोनों बूढ़े पति पत्नी को उस गड्ढे से बाहर निकालता है, जिसके बाद दोनों बूढ़े पति पत्नी नैतिक और विमला का शुक्रिया अदा करते हैं। अरे धन्यवाद बच्चों, आज तुम्हारी वजह से हम दोनों इस गड्ढे से बाहर बच निकले। तुम दोनों को जो चाहिए वो कहो, तुम दोनों ने हमारी इतनी बड़ी मदद की है, हमारी जान बचाई है। कहो क्या चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं काकी जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने आपकी जान इंसानियत के नाते ही बचाई है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हम दुविधा में जरूर हैं, लेकिन हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। दुविधा? कैसी दुविधा बेटिया? तभी विमला उस बूढ़ी औरत को सब कुछ बताती है, जिसके बाद वो दोनों उन्हें अपनी कार में अपने बंगले में ले जाते हैं, जहां वो उन्हें अपना बांस का खेत दिखाते हैं। ये देखो बच्चों, ये हमारा बांस का खेत है। अरे बेटा,
2 साल पहले मेरा बेटा, बहू और पोता पोती एक एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब हमारा कोई नहीं रहा। इस बांस के खेत को मैं तुम्हें देना चाहता हूँ बेटा। हाँ बेटा, इसे तुम ही रख लो। हम आज हैं कल नहीं, लेकिन हमारे जाने के बाद ये सब किसी काम का नहीं। विमला और नैतिक ये सुनकर चौंक जाते हैं। नहीं नहीं काकी जी, हम ये नहीं अपना सकते हैं। हाँ काकी जी, हम ये नहीं अपना सकते हैं क्योंकि ये आपकी खून पसीने की कमाई की खेत है। हिचकिचाओ मत बच्चों, तुम दोनों को ऊपर वाले की सौ, रख लो इस खेत को। दोनों बूढ़ा बूढ़ी नैतिक और विमला को वो खेत दे देते हैं और उसके बाद वो उस बांस के खेत के मालिक बन जाते हैं। नैतिक उस बांस का सही तरह से उपयोग करता है और वो उन लकड़ियों से एक ढाबा बनाता है जिसका नाम वो अपने बेटे के नाम से रखता है, कुंदन का पुलाव ढाबा। और विमला उन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेचती है। नैतिक अब फिर से पुलाव बेचने लगता है और उसके वहीं पुराने ग्राहक उसके ढाबे पर लौट आते हैं। फिर से उसके ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। उधर विमला भी बाजार में बांस की लकड़ियां बेचकर खूब पैसे कमाने लगती है। बांस के ढाबे से आकर्षित होकर लोग गर्मी में उसके पास आकर बैठते हैं। आहा, इस बांस के ढाबे में बैठकर मानो अलग प्रकार का नैसर्गिक सुख मिल रहा है। बहुत आनंद मिल रहा है यहाँ पे। अरे और तो और समय के साथ नैतिक भाई साहब के हाथों का स्वाद भी और मस्त और जबरदस्त हो चुका है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद ये पुलाव खाकर। ओहो, आहा। नैतिक भाई साहब, जरा रायता तो देना, और हाँ, मसाला पापड़ भी और अचार भी। इस तरह गरीब नैतिक और विमला बांस के ढाबे से और बांस बेचकर काफी अमीर हो जाते हैं और जीवन में ऊंचाइयां हासिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।